कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो किसी भी सिंटैक्स से रिलेटेड ना हो, नॉर्मली लिखी जाए ताकि उसका बस एक प्रोसीजर और ओवरव्यू मिल सके। ये भी ठीक है। एल्गोरिथम क्या है? एक नॉन टेक्निकल अप्रोच है, अगर मैं बोलूँ तो। मतलब फुली टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है। इसका एम क्या होता है? किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट इज ए स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शन और वी कैन से प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर? ए फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन। ये क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको। ये बच्चे अभी रीजॉइन हो रहे हैं या फिर ये डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन हो रहे हैं? चलो, it is a procedure, it's formally defined, then it must be implemented using some programming language। ये क्या है? ये प्रोसीजर्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, जिसको बाद में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मेन मोटिव होता है एल्गोरिथम का वो ये होता है कि हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिस्टमैटिक वे के अंदर स्टेप अप कर दें, ताकि जैसे ही हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, मेनली यूज टू अचीव सॉफ्टवेयर रीयूज। जब हमें सॉफ्टवेयर को रीयूज करना होता है वहां पर हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। ए इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ये एक इफेक्टिव प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बेसिक सी चीजें यही है कि हमारा एल्गोरिथम हम यूज किस लिए करते हैं। अगर हमें कोई भी एक गोल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको स्टेप बाय प्रोसीजर्स के अंदर स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी एल्गोरिथम के? फर्स्ट वन इज द प्रिसीजन, कि मतलब जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं और बातें उसके अंदर कुछ और हो रही हैं। इन केस अगर मैं सिंपल सा बात करूं कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है या फिर एल्गोरिथम लिखना है कि मुझे, मेरे पास 3 नंबर है ए बी और सी, मुझे उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए मुझे क्या प्रोसीजर रहेगा? सिंपल सा प्रोसीजर ये रहना चाहिए कि मैं पहले किसी भी 2 नंबर को कंपेयर करूं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नंबर है, पहले मैं 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करूं। इनमें से जो बड़ा है या छोटा है उसका कंपैरिजन थर्ड नंबर से करूं। अगर मैं बड़े से कंपेयर कर रहा हूं तो बड़ा अगर सी से बड़ा है तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो क्या है, मेरे स्टेप्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं उसके अंदर पहले मेंशन कर रहा हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन 10 और 20, ए का कंपैरिजन किसी नंबर से करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लैरिटी। जो भी मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ एल्गोरिथम के अंदर, तो स्टेप्स जो है उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। नॉट इवन ए सिंगल स्ट्रक्चर मस्ट बी रिपीटेड इनफिनाइटली। कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को हम इनफिनाइट टाइम तक रिपीट नहीं करते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ काउंट तक ही हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर द एल्गोरिथम गेट टर्मिनेटेड, अ डिजायर्ड रिजल्ट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। एक बार एल्गोरिथम कंप्लीट होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो हमें मिलने चाहिए। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी एल्गोरिथम्स की। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या यूज किया जाता है इसके अंदर? इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन एल्गोरिथम सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मींस दैट ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर। हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो एक सीक्वेंस अप्रोच है, जिसके अंदर मान लो अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, a+2, a+b, और उसको c में स्टोर करना है, तो पहले मैं a की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, फॉर एग्जांपल int a इक्वल टू 10, नेक्स्ट int b इक्वल टू 5, और बाद में c इज इक्वल टू a+b। ये मेरा सिंपल स्टेप है, ये सिंपल सीक्वेंस जिसे मैं बोल सकता हूँ।
क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने अपनी लास्ट स्टेप सबसे पहले लिख दिया है c इक्वल टू a प्लस बी और उसके बाद a और b की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास a और b वेरिएबल की वैल्यू होगी तभी हम उसको ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसे सीक्वेंशियल अप्रोच भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट। Decision statement are used when the execution of process depend on the outcome of some condition. Decision statement क्या होता है? जहां पर हमारे पास कंडीशन होती है yes और no की, जिसका जो नेक्स्ट आउटपुट है जो वो डिपेंड, नेक्स्ट जो इनपुट है वो डिपेंड करता है प्रीवियस आउटपुट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होती है? डिसीजन स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसका हम एल्गोरिथम्स के अंदर यूज करते हैं। Repetition structure, control structure. Repetition involve executing one or more step for a numbers of the time. Repetition होता है क्या है? अगर हमें कोई भी एक स्टेप है या मोर देन वन स्टेप है, हम उसे नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं, उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है? जब हमारे पास हमें सेम टास्क को मल्टीपल टाइम करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। हमारे पास जो है बेसिक जो है 3 तरह के लूप्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है फॉर लूप, फिर आता है हमारे पास वाइल लूप और लास्ट आता है हमारा डू वाइल लूप। जो फॉर लूप और वाइल लूप है इनको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो एक्सप्रेशन जो चेक होती है कंडीशन वो एंट्री के टाइम पे होती है। जब वो लूप में एंटर करते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे उनकी कंडीशन को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, इसलिए उनको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। वहीं पर जो थर्ड लूप होता है वो हमारे पास होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। रीजन बीइंग डू वाइल, इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे इसको, नियर फ्यूचर में। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? डू, डू के बाद इसकी पूरी स्टेटमेंट आती है, मतलब बॉडी आती है, उसके बाद वाइल, वाइल के साथ कंडीशन आती है। तो अगर मान लो तुम्हारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, डू स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। वाइल की अगर कंडीशन, वाइल में जाने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है? ये एग्जिट करते वक्त इसकी कंडीशन चेक होती है, तो इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो अगर जब तुम वाइवा के लिए जाते हो तो उस टाइम पे एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप को इनको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। बहुत बेसिक चीजें होती हैं, बट फ्रिक्वेंटली इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है सिंपल एल्गोरिथम को लिखने के। सबसे पहला का एग्जाम्पल क्या है? राइट ए एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अभी ये मीटिंग जो है 10 मिनट में ओवर होगी, तो तुम लोग रीज्वाइन कर लेना इसी मीटिंग को, ठीक है? हाँ, राइट ए एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर क्या है? जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको फर्स्ट जो भी एन जो है ये यूजर डिफाइन इनपुट है, यूजर डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू 10 दे रहा है या 20 दे रहा है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को सम करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? एक एग्जांपल दिया है हमें। प्रोसीजर क्या है ये देख लो इसके अंदर। प्रोसीजर क्या है इसके अंदर? स्टेप 1 है, हमने जितने भी स्टेप्स हैं उनको स्टेप्स के थ्रू मेंशन किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 क्या है? इनपुट एन। एन क्या है? एन वो नंबर है जिस नंबर तक हम अपने वेरिएबल्स को, जो नंबर्स को हम सम करने वाले हैं। स्टेप 2 क्या है? सेट आई इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0। यहाँ पर इसने क्या किया है? दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको इनिशियलाइज किया है 1 से, एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से। डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, इन दोनों के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है, जिसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंट अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए, तो ये क्या है? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर टाइप है, क्लियर है? बट
अगर जब तुम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उस टाइम पर उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मतलब उसको जो मेमोरी के अंदर, ये जस्ट एक वेरिएबल है, एक नेम है, इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तुम्हारी मेन मेमोरी के अंदर। बट वहीं पर अगर तुम लिखते हो इंट b इक्वल टू 5, इसको हम बोलते हैं हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, साथ में उसको इनिशियलाइज भी किया है। इनिशियलाइज का मतलब हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड करी है b की, b इक्वल टू 5, मतलब इस 5 जो वेरिएबल है मेरा इंटीजर b, उसकी जो वैल्यू स्टोर है उसके अंदर 5 स्टोर है। यहाँ पर एक चीज और है, मैं नेक्स्ट फिर से दोबारा इसको डिस्कस करूंगा, अभी के लिए भी इसको तुम समझ सकते हो। यहाँ पर 3 चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट b इक्वल टू 5, b क्या है मेरा, एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप होने का मतलब वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या है, जैसे 1 टू लेके कोई भी काउंटिंग है वो स्टोर कर सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 वैल्यूज के अंदर एंटर कर दी है, तो ये क्या है, इनिशियलाइज भी कर दिया है, मतलब इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है। तो b इक्वल टू 5, बट मेमोरी एलोकेट होने के बाद b का एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ b इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1001। यहाँ पर ये 3 चीजें हैं, एक b है, ये वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है, उसकी वैल्यू क्या स्टोर है, 5 है। वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है जो चेंज नहीं होती है। b जो है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल वर्ड से समझ में आ रहा है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और b का एड्रेस क्या है, 1001। ये 3 चीजों को ध्यान रखना है तुम्हें, फ्यूचर में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तुम लोगों को यूजफुल रहेगा। क्लियर? यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, और सम नाम को, आई को इनिशियलाइज किया है, मतलब स्टार्ट किया है 1 से, और सम को इनिशियलाइज किया है 0 से उन्होंने। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, रिपीट स्टेप 4 वाइल आई इज लेस देन एंड इक्वल टू n। इसके बाद हमने क्या किया है कि हमें स्टेप 4 को रिपीट करना है, कब तक, जब तक i की वैल्यू जो है वो n से लेस देन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, i की वैल्यू क्या है 1 है, और n की वैल्यू क्या है 10 है। ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ स्टेप जो है, जब तक i की वैल्यू क्या है, लेस रहेगी n से। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है इसने, सेट सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसमें सम के अंदर क्या स्टोर रहा है, 0 प्लस 1, तो सम के अंदर क्या चला गया, 1 चला गया, और i की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है, i इक्वल टू आई प्लस 1। i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर से ये कंडीशन चलेगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यस इट्स ट्रू, तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, 1 हो गई, अब इसमें 2 हो जाएगी तो 3 आ जाएगा इसके अंदर। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, और लास्ट में जो सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। किसी को इस सिंपल से एल्गोरिथम में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं सर। नो सर। ओके, नो सर। तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम तो समझना इजी है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के तुम लोग समझ सकते हो। हमारा जो मोटिव क्या है, कि अगर मान लो इन केस एग्जाम में तुम लोगों को एल्गोरिथम आती है लिखने को, तो तुम्हें वो कैसे लिखनी है, सिंपल हमारे को जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ताकि हमारा जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें इन द एंड मिल जाए। यहाँ पर एक ऑल एल्गोरिथम जो है वो मेंशन है। मैं तुम लोगों के साथ पहले मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज तुम लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम लोगों को चैट में मैंने लिंक शेयर किया है अटेंडेंस का,
उस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। अगर किसी को इशू आता है तो वो मुझे बता देना। Sir, can you mark mine? सर वो शीट व्यू ओनली पे लगी हुई है अभी। Review only So पे you है। only पे है। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। On only mode. आप ट्राई करो। एडिटर मोड ऑन कर दिया है, अब सबको एडिट के लिए वो अवेलेबल होगी। So can you please mark mine? हाँ, एनरोलमेंट नंबर बताओ मुझे अपना। 043. ओके, और कोई है जिसको इशू आ रहा है अटेंडेंस मार्क करने में? अगर किसी को इशू आ रहा है अपना सर मेरे एनरोलमेंट नंबर बता दो। यस, कबीर की हो गई 34। और कोई? सर एक बार चेक करना 036 की हो गई कार्तिक गुप्ता है। 066 हाँ, कार्तिक गुप्ता की हो गई।
आप एक माइक बंद कर ले योगेश भाई योगेश। माइक ऑन है तेरा। बंद कर ले। सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है शायद ऑलमोस्ट। अगर किसी को डाउट है या नहीं हुई है तो एक बार हैंड रेस कर दे अपना। जो स्टूडेंट एब्सेंट मार्क हो रहे हैं अभी, मैं उनका एक बार नाम बता दे रहा हूँ। अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो मुझे बता देना। आर्यन सिंह, आस्था, आयुष, दिव्या चौधरी, कार्तिक गुप्ता बी, कुलदीप, नमित राज, प्राची जिंदल, प्रियांशु टंडन, सिद्धांत तूर, तक्ष राणा, जिशान और लास्ट में सोबिया। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दो। चलो मैं अटेंडेंस शीट लॉक कर देता हूँ तुम लोग। हाँ, सबको ऑलमोस्ट एल्गोरिथम का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा और कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर में हो गया होगा। अब जो क्लास का फेमस बच्चा है, कौन है हमारे पास? योगेश। योगेश प्रेजेंट है? योगेश गुप्ता। हाँ योगेश, ये एल्गोरिथम को थोड़ा सा डिस्कस करो, क्या होती है सेकंड वाली जो यहाँ पर एक। वेरी गुड। यहाँ पर ये जो साइन यूज हुआ है ये डिवाइड का नहीं है एक्चुअली, ये परसेंटेज मॉड्यूल का साइन है। हाँ हाँ, इससे रिमाइंडर चेक किया जाता है हमारा, सिंपल सा कि रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर 0 का मतलब है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो वो क्या है, इवन नंबर है। तो हम इसके बेसिस के हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। ये हमारी सिंपल सा अप्रोच है। किसी को, कोई भी स्टूडेंट जिसको यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट होता है क्या है, सिंपली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम का जो भी हमारे, जैसे हमने एल्गोरिथम पढ़ी अभी पीछे, अभी हमने क्या पढ़ा, दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी कि एक फर्स्ट में क्या था, हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम करना था। नेक्स्ट क्या था, किसी भी एक नंबर के अंदर ये आइडेंटिफाई करना था कि वो इवन है या ऑड है। क्लियर? तो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर मुझे फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो वो भी एक डिफरेंट अप्रोच है। एल्गोरिथम क्या है, हम नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके
नॉन टेक्निकल वे के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। ठीक है, होता है क्या है फ्लो चार्ट? एक ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। इस प्रॉब्लम के अंदर जो जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उनको सबको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यूज टू डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू हेल्प द व्यूअर टू विजुअलाइज द लॉजिक ऑफ द प्रोसेस। इसका यूज क्या है कि कोई भी डिजाइन है या किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसको हम विजुअलाइज करके लॉजिकली उसको क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। इट प्रोवाइड a better understanding of the process and find flaws, bottleneck and other less obvious feature within। ये करता है हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही में ये कोई फ्लॉ है या फिर बॉटलनेक क्या होती है, मतलब नेक टू नेक अप्रोच जो होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूजफुल रहता है। साथ ही में जो हमारे माइन्यूट फीचर्स हैं ये उनको भी इजीली हाईलाइट कर सकता है। इट यूजली ड्रॉ इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशन। इसको हम क्या करते हैं, जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, मतलब जो इनिशियल डिजाइन फेज होता है उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। हम जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं वो SDLC मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है। SDLC होता क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। जब तुम अभी नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो SDLC के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के अंदर हमारे पास 5 से 6 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो कर कर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कोई भी इन द सेंस मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं। वही जो फील्ड्स हैं, जो सॉफ्टवेयर की वो जो फेजेस हैं, वही आगे चल के जब तुम किसी कंपनी में जाते हो तो वही तुम्हारी डोमेन एरिया भी बनते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो टेस्टिंग में जाते हैं, कुछ मेंटेनेंस में जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट में जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट में जाएं, जहाँ पर कुछ नया क्रिएट करें। तो ये डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, ये क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के फेजेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वो बेसिक तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें होता क्या है, SDLC सिंपल जो सबसे फर्स्ट मॉडल होता है वो वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल के अंदर जैसे होता है ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वैसे ही उसके अंदर जो उसके फेजेस हैं वाटरफॉल फॉर्म में होते हैं। और एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम वापस बैक नहीं जा सकते हैं। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से पानी झरने से नीचे आ गया तो वापस ऊपर नहीं जा सकता है, वही इसकी भी अप्रोच रहती है। इसके अंदर स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजाइन फेज के अंदर ये आता है हमारा फ्लो चार्ट वगैरह जो होते हैं, ताकि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमारे यूजर्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सके कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिजाइन फेज आता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम कोडिंग करते हैं एक्चुअल, कि हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो भी हम रन प्रोग्राम करना बनाना होता है या फिर कोडिंग करनी होती है, तो हम थर्ड फेज में करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसको कोडिंग बोलते हैं। उसके नेक्स्ट फेज के अंदर हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग फेज के अंदर हमने जो कोडिंग करी है उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई एरर या बग एग्जिस्ट तो नहीं करता है। टेस्टिंग फेज होने के बाद हम उसको मार्केट में रिलीज करते हैं। मार्केट में रिलीज होने के बाद मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं कि अगर उनमें कोई ग्लिच या फिर कोई एरर आता है उसको पैचेस प्रोवाइड करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तुमने देखा होगा अभी हम कोई भी मोबाइल परचेस करते हैं तो उसको रेगुलरली उसके अपडेट्स आते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, एग्जिस्टिंग कोड है, उसको और एफिशिएंटली इम्प्रूव करते रहते हैं, उसके अंदर फीचर्स को ऐड ऑन करते रहते हैं, जो भी उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपडेट्स हो सकते हैं उनकी बेसिस के ऊपर। क्लियर है? तो ये जो मैंने अभी स्टेप्स, फेजेस तुम लोगों के साथ शेयर किए, यही जो तुम्हारे स्टेप्स होते हैं ये फ्यूचर में चल के तुम लोगों के डोमेन एरियाज बनते हैं।
टेस्टिंग है, डोमेन है। मोस्टली मतलब फोकस करना कि डेवलपमेंट फेज में जाओ। डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या होता है, बहुत ही एक्टिव फेज होता है। यहाँ पे जो भी कोडिंग वगैरह होती है वो इस फेज के अंदर होती है। तो इसलिए अपनी बेसिक अभी से ही, अब तुम्हारा फेज स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो थोड़ा सीखने का होता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, बीटेक का प्रोसीजर। बट अब क्या है, जैसे तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज आ गई है, तो अब चाहे तुम किसी और चीज पे ध्यान दो या मत दो, बट सी तुम्हारी जो है ना, उस बेसिक जो है वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुमने सी लैंग्वेज को स्ट्रांग कर लिया, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, आगे की जितनी भी लैंग्वेज आएंगी जस्ट तुम्हारे सिंटैक्स चेंज होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम देखते रहना साथ बाय साथ कैसे कैसे करना है इसको। फिर क्या है, हम यूजुअली ड्रॉ, इसको हम अर्ली स्टेज पे बोल रहे हैं। अर्ली स्टेज क्या है, ये डिजाइन फेज की बात कर रहा है। तो सेकंड फेज होता है लाइफ साइकिल मॉडल का, ये उसकी फेज की बात कर रहा है कि मतलब कोडिंग से पहले हम फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं ताकि हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्टार्ट सिंबल है, ये रेक्टेंगुलर जो है, ओवल, और ये हमारा ये शेप इनपुट और आउटपुट के लिए है। उसके बाद एरोज जो है डायरेक्शन के लिए यूज होती है। डिसीजन सिंबल डायमंड से रिप्रेजेंट होता है। कनेक्टर, दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं। और सिंपल रेक्टेंगुलर जो है, ये जो है स्टेप, ये प्रोसेस स्टेप्स को शो करता है। स्टार्ट सिंबल और जो एंड सिंबल है, ये साइड से जो कॉर्नर होते हैं थोड़े से ओवल शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक फ्लो चार्ट दे रखे हैं, दो एग्जांपल हैं। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एंड टू नंबर, दो नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए फ्लो चार्ट इन्होंने पूछा है इन्होंने। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्ट स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट है, ये सिंबल यही रहने वाले हैं। फिर हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा सिंबल है, ये किस लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। अगर मुझे कुछ इनपुट लेना है यूजर से ए और बी की वैल्यू, तो हम इसको यूज करेंगे। अगर कोई आउटपुट प्रोवाइड करना है तो भी हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, रीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब यूजर से इनपुट लिया है ए और बी की वैल्यूज का, तो इन्होंने इस सिंबल को यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो वेरिएबल्स जो हमने ऊपर लिए थे उनको सम करके ऐड करके सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है। नेक्स्ट क्या किया है, फिर से हमने ये सिंबल यूज किया जब हमें आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो क्या किया उसने, प्रिंट सम, जो सम था उसको आउटपुट के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। और लास्ट में एंड, अपने प्रोसीजर को क्या कर दिया है इन्होंने, एंड कर दिया है। तो ये क्या है, सिंपल सा फ्लो चार्ट है किसी भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। क्लियर, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, एक साथ में ही मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और है, फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिटरमाइन कर रहा हूँ लार्जेस्ट तीन नंबर हैं, उनमें से मेरे को सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको मुझे कि इस फ्लो चार्ट में हम कर क्या रहे हैं? एनीवन? चैतन्य प्रेजेंट है? यस सर। चैतन्य बताओ क्या हो रहा है इसमें? सर इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, उसमें वैल्यूज इनपुट करी है और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। सो इफ वी गो टू द डायमंड बॉक्स, इज ए ग्रेटर देन बी, अगर वो यस होगा तो फिर हम चेक करेंगे कंडीशन ए ग्रेटर देन सी। अगर दोनों ट्रू होंगे तो दैट मीन्स, सर ये गलत नहीं है? नहीं, हाँ ये गलत नहीं है। यस, हाँ प्रिंट ए कर देंगे। और अगर ए बी से छोटा होगा ए, देन वी विल गो टू बी इज ग्रेटर देन सी और फिर बी को प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं होगा तो सी प्रिंट कर देंगे। और अगर नीचे वाली कंडीशन के अंदर ए छोटा होगा सी से बट बी से बड़ा होगा तो भी सी प्रिंट कर देंगे सर, फिर एंड कर देंगे। चलो, हम इसके अंदर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी और सी। हम उन तीनों वेरिएबल को आपस में कंपेयर करके ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा कौन सा है।
इसने सबसे पहले करा क्या है, स्टार्ट किया है, उसके बाद 3 वेरिएबल यूजर से इनपुट करवाए हैं। इनपुट करवाने के बाद क्या किया है, इसने ए को बी से कंपेयर किया है, इज ए इज ग्रेटर देन बी, इफ यस, अगर बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो एक नेक्स्ट क्या काम रह गया कि बी तो छोटा है तो उसको इग्नोर कर दिया हमने। ए को फिर कंपेयर करना है सी से, अगर ए इज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या है, अगर ये भी ट्रू होता है इसका मतलब ए जो है वो दोनों दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, तो क्या करेगा, प्रिंट ए। ये सिंपल प्रोसीजर है, अगर ए बी और सी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कर देगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर यहाँ पर इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये फॉल्स होता है मतलब ए जो है वो छोटा है बी से, नो, तो उस केस में क्या होगा, बी को कंपेयर किया जाएगा सी से। अगर बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है, यस आता है, तो उस केस में हम बी को प्रिंट करते हैं, अगर नो आता है तो मतलब सी बड़ा है तो हम सी को प्रिंट करते हैं। ऐसे ही तीनों स्टेटमेंट, ऐसे ही अगर मान लो इनकेस ए बड़ा है और अगर ए बड़ा होता है तो हम उसे सी से कंपेयर करते हैं, अगर सी के साथ वो फॉल्स होता है तो हम उस केस में सी को प्रिंट करते हैं और लास्ट में उसको क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तीनों कंडीशन के अंदर जहां पर भी ए बी और सी की जो कंडीशंस है उनके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम जब अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे उसमें भी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा बेसिक सा ओवरव्यू। हमारा टाइम ओवर हो चुका है, लैब टाइम पे मिलते हैं। आज हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे बेसिक जो है, तो टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, ये दोनों जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रेडी रखना। विजुअल स्टूडियो कोड पे नहीं हो सकता एक्सटेंशन? किसमें? विजुअल VS स्टूडियो कोड Code में पे। सर। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करके देख सकते हो, मुझे ठीक। कोई इशू नहीं है। तुम चाहे तो ऑनलाइन अपना टर्मिनल ओपन करके वहां पर भी कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत से मेरा जो मोटिव है कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, यू कैन थैंक यू लीव। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Sir.